जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर, आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। आज एक बड़ी अनहोनी हुई है, बड़ी एक दिलचस्प या बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के तल्लुकात जो हैं अमेरिकन से उनके ख़राब हुए और अल्टीमेटली इतनी बड़ी जंग लड़ी गई और जंग का नतीजा ये निकला कि बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि देखा अमेरिकन ने मेरे खिलाफ साजिश करके इन्होंने मुझे अपने इक़्तिदार से हटाया, और इतना बड़ा स्ट्रांग उन्होंने नैरेटिव बनाया अमेरिकन के ख़िलाफ़। वो आपके सामने डोनाल्ड लू का उन्होंने कहा, जनरल बाजवा का कहा, और ये सारी बात कहाँ से शुरू हुई थी? मतलब उनकी इमरान खान साहब की हुकूमत टॉपल करने के पीछे खान साहब के बकौल या उनके हामी के बकौल जो मेन रीज़न थी वो अमेरिकन से, और अमेरिकन के साथ खान साहब का कहाँ से ये मैच पड़ा था कि अगेन आपको याद होगा जो बाइडन जो हैं तो उन्होंने खान साहब को टेलीफोन कॉल नहीं की थी, उन्होंने मोदी साहब को कॉल की थी जो बाइडन साहब ने, खान साहब को नहीं कॉल की थी। और खान साहब जो हैं इस बात बिल्कुल अगेन एक आप कह सकते खुश नहीं थे, और इस पर बड़ी लॉबिंग की गई थी उस वक्त। अगर मुईद ये होते थे, यूसुफ होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनको लगाया गया था, उनको भी इसलिए लाया गया था कि ना भाई साहब ये अमेरिकन वहाँ कांग्रेस में या वहाँ पे बाइडन इनमें इनमें वो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा अपना क्लाउट रखते हैं, थिंक टैंक्स में रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारे तल्लुकात भी ठीक रहेंगे और बाइडन साहब को कहल भी करेंगे पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक साथी है, पार्टनर है, उसको कॉल करें। अब ये खान साहब के लिए थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं मसला बन गया था, क्योंकि मोदी साहब के साथ उनके कोई ट्वीट्स वगैरह कुछ इस तरह के भी अब ये एक्सचेंज हुए, तो अच्छी कोई मतलब है कोई बैड ब्लड वाली अगेन आप कह सकते हैं सिचुएशन थी मोदी साहब की और खान साहब की। तो उस वक्त ये लगा था कि मोदी साहब को कॉल किया अमेरिकन ने, तो खान साहब को नहीं की उन्होंने, और इसके बाद बात बढ़ती ही गई। वो एक लंबी कहानी मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि फिर क्या हुआ, क्योंकि आप कहेंगे जनाब खबर आपने कहीं से शुरू की थी, तो उसकी तरह वो कहते लस्सी की तरह पानी में उसमें डाल के तो उसको बढ़ा के चढ़ा कर किसी और साइड पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि वो जो वाक़या हुआ या डेवलपमेंट हुई वो आपके साथ उसका पूरा बैकग्राउंड समझ आना चाहिए। और फिर खान साहब ने आपको पता है अफगानिस्तान पे जब उनको शिकस्त हुई अमेरिकन का, अगेन उनको हुई शिकस्त हुई या ट्रूप्स का विदड्रॉल हुआ, तो खान साहब ने उस पर भी उन्होंने बड़ा अमेरिकन को हिट किया और तालिबान को उन्होंने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया कि गुलामी की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी। यूजुअली तौर पर प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का इस तरह की बातें, वो भी अमेरिका जैसा जो पार्टनर है आपका, बहुत सारी चीज़ों में नहीं करते होते। अपोजिशन वगैरह कर लेती है, मीडिया कर लेता है या कुछ और कोई हल्के करते हो, तो वज़ीर आज़म को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपके अगेन किसी स्टेट के साथ तल्लुकात कैसे मतलब आपके मुतासर हो सकते हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ अमेरिकन हूँ या सऊदीज़ हूँ चाइनीज़ हूँ, हमें उनके साथ तल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। और अगर आप भी इस पर कोई थोड़ा शक भी था अमेरिकन को कि जनाब के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनके तालिबान की हुकूमत या तालिबान को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो एक तरह के अमेरिका को उतना अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख मारा था और बताया था कि आप लोगों को अफगानिस्तान में ये अगेन जो आपको शिकस्त हुई थी आप लोगों को तो पता ही नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। मतलब उस वक्त हमें छुपने की ज़रूरत थी। मुझसे पूछें कि अफगानिस्तान में तालिबान जाने अमेरिकन जाए, अमेरिकन बंदा ढूंढ रहे थे कि हम किस पे मलबा डालें अपने, उनको अमेरिकन को क्या बताएं जनाब कि हमें वहाँ से शिकस्त क्यों हुई, हमें पुल आउट क्यों करना पड़ा है इस अफगानिस्तान से। तो उस वक्त कोई मेरे जैसा बंदा होता तो अब इस पर नाराज़ ना होइएगा, तो मैं तो अगर देखो ऊपर बैठा होता और ये अमेरिकन कोई बंदा ढूंढ रहे होते जिस पे मलबा डाले, मैं तो मेज़ के नीचे घुस जाता भाई, हम कि हमें देख ही ना सकें भाई साहब ये। लेकिन हमने हाथ खड़ा किया कि नहीं सर हम इधर हैं, हमने कराया है सारा। बहरहाल वो एक अलहदा कहानी, एक और साइड पर मैं चला गया हूँ। तो अब ये हुआ है कि उन्होंने जो बाइडन साहब ने ख़त लिखा है इनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें बड़ी अच्छी ख्वाहिशात का इज़हार किया पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का, आगे बढ़ने का। सो इस पर ज़रा बात करते हैं कि क्या वजह है कि बाइडन साहब इतना सारी लॉबिंग की गई थी। इलेक्शन धांधली के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट की अपनी स्टेटमेंट है। डोनाल्ड लू ने पिछले दिनों कांग्रेस की जो कमेटी में कहा जनाब कि अगर इलेक्शन कमीशन ने धांधली की इन्वेस्टिगेशन ना कराई और रिपोलिंग ना कराई जहाँ पे उनकी शिकायतें हैं, तो पाकिस्तान के उनके तल्लुकात अगर ख़राब होंगे। सेनेटर्स ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, एक ने तो कहा जनाब कि इमरान खान साहब से जेल में मिलना चाहिए यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर को। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो बाइडन की अगर जो उनकी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी हेल्पफुल है, बड़ी वो कोऑपरेटिव है इनके साथ, इन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच IMF की डील भी नहीं उन्होंने रोकी जिस पे इमरान खान साहब ने लेटर भी लिखा था, अब उन्होंने ख़त भी लिख दिया है सर, वो भी उन्होंने भेज दिया। सो इसमें क्या मैसेज है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए खान साहब को अब क्या करना होगा? इस पे बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट सा टेक है मेरा, मैं जो ये आपके साथ शेयर करूंगा कि इस पे वो क्या कर सकते हैं फर्दर। अब क्या 5 साल वेट करेंगे या फिर वो अभी से अमेरिकन को मज़ीद उन पे बैशिंग और ट्रॉलिंग और उनको उनको बताएंगे कि आप लोग जो हैं एक गलत करप्ट या अगेन जिसका मैंडेट जिन्होंने चोरी किया उस हुकूमत को सपोर्ट कर। अब सवाल ये कि अमेरिकन क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसी हुकूमत को जिसके बारे में यहाँ पर डाउट्स हैं इलेक्शन के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से। इस पर बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया। साथ में हम एक और देख रहे हैं कि सालडार साहब के पास आखिर ये कौन सी ये गीदड़ सिंगी है कि शरीफ फैमिली जो है उनके बगैर बिल्कुल नहीं चल सकती, हिल ही नहीं सकती, मजबूर हो जाती है। और वो कहते हैं वो एक हमारी सराइकी दी
एक मिसाल है ईण मीण, एक ना उसमें ईण मीण मैं को विच गिण, कि मतलब कुछ भी कोई आपके दादो शुमार कोई खेल खेल रहे हैं, कोई चीज़ बन रही है, कोई पक रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो मुझे आपने उसमें शामिल रखना है। ईण मीण मैं को विच गिण, कि मतलब मुझे भी काउंट करना है, आपने जो काम आप करने वाले हैं तो आपने मुझे उसमें भी रखना है। तो डार साहब भी उसी तरह ईण मीण मैं को विच गिण वाला हिसाब है उनका। तो वो क्यों शामिल होते हैं? अब लेटेस्ट हमने देखा, पहले हमने देखा वज़ीर ख़जाना की सीट से हरे वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उनके कुछ हामी दोस्तों ने बड़े उस पर उन्होंने सख्त रिएक्शन भी दिया। फिर वो हमने देखा कि उनको ईसीसी सबसे अहम है, ईसीसी में उन्होंने वज़ीर ख़जाना को ले तो औरंगज़ेब साहब को ले तो हैं, लेकिन वो हज़म नहीं हो पा रहे। अच्छा, हम तो समझे थे वो इनके अटारनी जनरल साहब चौधरी फ़ारूक साहब के साहबजादे हैं 87 में जो थे, और बड़े पढ़े लिखे हैं, शायद इनको बड़े कंसेंट से लाया गया, लेकिन इनको एलियन और फॉरनर के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है औरंगज़ेब साहब को। उनको अपना समझ के ट्रीट नहीं किया जा रहा। लिहाजा हमें नज़र आ रहा है कि उनको एक स्टेप सन नहीं होता, स्टेप मतलब स्टेप बिरादर कह लें, तो स्टेप बिरादर वाला है उनके साथ सलूक किया जा रहा है। और उनकी क्योंकि पार्टी के अंदर कोई लॉबिंग नहीं है, कोई वो अगेन एक तरह के टेक्नोक्रेट हैं, उनको कोई जानता नहीं है, किसी से इंट्रक्शन नहीं है, वो पहले कभी किसी ओहदे पर रहे नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं रहे, कैबिनेट में नहीं रहे, उनके वाले सब ठीक है वकील थे, लेकिन वो तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। सो वो अपने आप को एलियन फील कर रहे हैं। वो किसी की उनको अगर किसी को कह नहीं सकते, कोई उनकी बात करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सो उनके लिए मेरा ख्याल है बड़े सारे हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हुए हैं। और वो ना एक तरह की वो बन चुके, फुटबॉल बन चुके, जो भी आता है किक मार के कोई इधर साइड कर देता है, कोई इधर कर देता है, और वो बेचारे चुप बैठे हैं, कोई स्टैंड भी नहीं ले पा रहे। भी कम से कम आप तो कोई स्टैंड ले लेना किसी एक जगह पे, तो रोक देंगे भाई साहब मुझे रखना भी है, नहीं रखना, मुझे किस काम के लिए लाए थे, जिस काम के लिए लाए थे तो मुझे रोज़ अब कभी ईसीसी से मुझे हटा देते हैं, कभी मुझे फलां कमेटी से मुझे हटा देते हैं। अब उन्होंने ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अगर चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर तो बड़े टॉप के सारे आपके डिग्निटरीज होते हैं, उसमें से उनका नाम जो है निकाल दिया गया है। यूजुअली तौर पर ट्रेडिशनल तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर होता है अगेन, क्योंकि सूबों को बहुत सारे मामलात जो हैं इसमें कॉमन ऑफ काउंसिल इंटरेस्ट में उनके फाइनेंशियल भी होते हैं, शेयर्स होते हैं, एनएफसी का होता है, या उनके रॉयल्टीज़ होती हैं, वो सारी उन्होंने क्लेम करनी होती हैं। वहाँ पे बैठ के फाइनेंस के मैटर्स हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से हटा के साग डार साहब को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को ला दिया। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर का नो ऑफेंसेस एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू डार साहब, उनकी कबलियत में शक नहीं कर रहा, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ सीसीआई में बैठना कोई तुक बनता नहीं है। अगरचे कुछ लोग कह रहे हैं जनाब उसकी वजह यह है कि वो अगेन क्योंकि पॉलिटिकल नेचर की ये कौंसल है, इसमें से अगर सूबों के चीफ मिनिस्टर होते हैं, सिंध का अपना एक चीफ मिनिस्टर है, इनकी पार्टी का नहीं है, बलोचिस्तान का भी ऐसा है, केपीके का भी अगर इसी तरीके का है, तो फिर आपको बैठ के कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो पॉलिटिकली तौर पर मामलात को आके हैंडल करे, कंसेंसस करे। तो डार साहब जो हैं वो क्योंकि 30 साल से ज़्यादा पॉलिटिक्स में शरीफ फैमिली के बड़े करीब हैं, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है, लिहाजा उनको ये डाला गया कि कल को अगर पॉलिटिकली कोई उस पर डिफरेंसेस हों किसी इशू पे, रॉयल्टीज़ पे, सब्सिडीज़ पे, या कोई टैक्स आपकी कलेक्शन पे, या एनएफसी पे, तो डार साहब बेहतर तरीके से मैनेज कर लें, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इन इशूज़ को समझते भी हैं, लिहाजा उनको इसके पॉलिटिकल बुनियादों पर रखा गया। ठीक है, भी बड़ा वैलिड आर्गूमेंट है, तो लेकिन एक और बंदा रखने में क्या हर्ज पड़ती थी? मतलब उसमें अमीर मुकाम साहब को रखा गया है। अमीर मुकाम साहब उसके सैफरान के वो हैं, वज़ीर हैं। अमीर मुकाम साहब की मुझे तो नहीं समझ आई कि वैसे हो सकता है मेरी नहली नकली हो, आप लोगों में से शायद कि मुझे गाइड कर दे कि अमीर मुकाम साहब का इसमें क्या तुक बनता है, उनकी क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है जी कि वो आपके मिनिस्टर हैं, आपके डोनर हैं, फिनंशियर हैं, बल्कि जनाब मुशर्रफ से तो इतनी इनकी दोस्ती थी, जनाब मुशर्रफ साहब को उन्होंने राम्सफील्ड जो अमेरिकन वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 पिस्तौल दिए गिफ्ट में, इतने करीब थे जनाब मुशर्रफ साहब के। एक पिस्तौल जनरल मुशर्रफ ने इनको दिया था, अमीर मुकाम को दिया था कि दोस्ती और भाईचारा पक्का, पिस्तौल बदल भाई बन गए थे। वो होते ना दुपट्टा बदल बहनें बन जाती हैं, पग बदल भाई बन जाते थे, ऐसे पहली दफ़ा हुआ था, पिस्तौल बदल उन्होंने भाई बना लिया था। तो वो भाई साहब जो है आजकल वो नवाज शरीफ साहब के सबसे बड़े करीबी हैं। वही वाली बात, डोनर्स हैं, पैसा है, लोग इकट्ठे कर लेते हैं, इलेक्शन रैलीज वगैरह, और इस तरह के लोग हर एक को पार्टी को चाहिए होते हैं, लिहाजा उनको तो डाल दें। चलो 8 बनाए थे, 9 डाल दें, कुछ गीदड़ सिंगी तो है। फिर इसमें फिर भी अगेन किसी और बात कर लेंगे क्या गीदड़ सिंगी है इनके पास। अब एक और, अब गीदड़ सिंगी से याद है, अब वहाँ पे एक और एक लड़ाई शुरू है, और आजकल वही लड़ाई शुरू है, वो है पीटीआई की। कि पीटीआई में जो हम देख रहे हैं कि उसके टिकट के मसले, अफसर ढांडला साहब हैं बखर के, उनको अगर टिकट दिया गया वहाँ पे, तो वो पहले मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब के पार्टी को बिट्रेयल कर चुके हैं, चीट कर चुके हैं, उनके कहने पे वोट नहीं डाला, ये डिच कर गए थे, जो भी आप कह रहे हैं। उन्हीं कोई पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उन्हीं को दिया गया, उस पर रिएक्शन आया बड़ा शदीद। पीटीआई के जो आपको पता है बड़ा अच्छा खासा उनका सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है, वो ट्रेंड बना लेते हैं, वो उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, फिर ट्वीट्स होते हैं, फिर ख़बरें होती हैं, बैनर्स बनते हैं, और इसी तरीके का एक नैरेटिव बनता है उनका।
تو انہوں نے جناب اس پہ انہوں نے رولا ڈال دیا جناب یہ تو ڈھانڈلا صاحب وہی ہیں جو آلریڈی خان صاحب کے حکم کے خلاف وہ کر چکے ہیں، ان کو بغاوت کر چکے ہیں، نہیں مانا، ان کو ٹکٹ کیسے دی جا سکتا ہے، اس پہ رولا پڑ گیا۔ اچھا ایک تو کوشش ہوتی ہے ہمارے بہت سارے دوستوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہر کنٹروورسی میں سے معصوم ثابت کیا جائے کہ خان صاحب کا کوئی قصور ہے بھی نہیں۔ میں وہ کہتے خان صاحب نے نہیں کیا ہوگا، یہ پہلے سے ہی ازیوم کر کے پھیلا دیا جاتا ہے خان صاحب جو بھی غلط انسان ہے یار، ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، ہر کوئی کرتا ہے، خان صاحب بھی غلطیاں کرتے ہیں، خود بھی مانتے ہیں 10 دفعہ، لیکن خان صاحب خود بھی مان لینا کہ ہاں میں نے غلطی کی، تو وہ ان کے جو کراؤڈ ہے وہ کہتے نہیں خان صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی، آپ سے غلطی نہیں ہوئی، یہ غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ اکثر میں آپ کو ابھی تھوڑا سا بتاتا ہوں میں۔ ابھی اب اس ڈھانڈلا صاحب کے ایشو پہ میں دیکھ رہا تھا، سارے لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی خان صاحب نے تو نہیں کہا، خان صاحب کہہ نہیں سکتے، ان کا پیغام بھی غلط پہنچایا گیا، جو آگے کے لوگ ہیں انہوں نے غلط پہنچایا ہے، خان صاحب نے تو بالکل اس پہ کنسنٹ نہیں تھی، خان صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا تھا، تو ان کو یہ مس گائڈ کیا جا رہا ہے، کسی نے پیسے پکڑے ہوں گے، کسی نے مال بنا لیا ہوگا، کسی نے فلاں کا 2-4 نام بھی انہوں نے فلوٹ کر دے، 2-4 وکیلوں کو جو خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں، انہوں نے جناب ان کو خان صاحب نے کچھ اور نام بتایا تھا، انہوں نے کچھ اور آگے سے بتا دیے، اور انہوں نے فلاں سے انہوں نے پیسے پکڑ لیے تھے، اس لیے ٹکٹ لینی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ ساری یہ جسٹیفیکیشن دینا شروع ہو گئے کہ خان صاحب کو معصوم ثابت کرنا کہ خان صاحب کو کوئی اصول ہے، جو لوگ ان کو ملتے ہیں وہ غلط میسیجز آگے دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ عمران خان صاحب نے کوئی بات کی، آج کل کے دور میں کوئی بات چھپی رہ سکتی کتنے دن، 24 گھنٹے، ٹھیک ہے جناب، انہوں نے بہرا کے ٹکٹ کا اعلان کر دیا جی ABCD، کسی کو جی خان صاحب نے کہا ٹکٹ دینا، آپ کہتے نہیں ان کا انہوں نے نہیں کہا تھا، یہ بات وہ کتنے دن چھپا سکتا ہے وہ بندہ کہ خان صاحب نے بات نہیں کی تھی، روزانہ مطلب ان سے 1000 بندہ اب تک مل چکا ہے، 1000 بندہ پچھلے 6 مہینوں میں، کسی کو تو کہہ دیتے اچھا علیمہ خان صاحب وہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے، 2-4 دن پہلے ان کی پریس ٹاک ہوئی ہے میڈیا سے، خان صاحب کی بھی، بشرا صاحبہ کہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، بہت سارے مطلب ایشوز ہیں جن پہ کہا گیا کہ خان صاحب کو نہیں پتہ تھا، اور وکیلوں نے آگے سے انہوں نے بھانڈ مارا ہے، اور انہوں نے پیسے پکڑے ہیں یا گاڑیاں لی ہیں یا انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیمیں یا کر کے یا نام انہوں نے غلط بتائے ہیں، مطلب کہہ سکتے تھے نا، نہیں کہا خان صاحب نے۔ بات وہی ہے کہ اسی زور پہ انہوں اسی چیز پہ زور ڈالا کہ خان صاحب کو بالکل نہیں پتہ، تو اگلے والے خراب ہیں۔ اب اگلے والوں کی سن لیں، آج حماد اظہر صاحب کا میں نے وہ دیکھا، ٹویٹ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا جناب کہ ان کو یہ ٹکٹ دی گئی تھی، ڈھانڈلا صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ ٹکٹ میں نے وہاں بکھر کی مقامی انتظامیہ جو ہے ان کے فیڈ بیک پہ دی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ ونیبل وننگ کینڈیڈیٹ ہیں تو انہی کو دینی چاہیے، تو ہم نے ان کے کہنے پہ دی تھی۔ اب یہ خان صاحب کو وہ کوٹ کر رہے ہیں حماد اظہر صاحب، یہ میں غلط جھوٹ نہیں بول رہا، جا کے دیکھ لیں جن، حالانکہ اس سے پہلے بہت بڑا دھواں اڑا دیا گیا اس پہ کہ فلاں، انہوں نے نام لے لیا کہ فلاں 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 یہ وکیل جو ہیں انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں ان کو ٹکٹ دلوانے کے، یہ لکھا ہوا ہے سارا، مطلب یہ آپ کو ٹویٹر پہ مل جائے گا سارا۔ اب وہ حماد اظہر صاحب ویری سیزنڈ مین، میچور بندے، پارٹی کے بڑے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو ٹکٹ ہم نے دی تھی، اچھا ان پہ بھی شک ہے، بہت سارے لوگوں نے شک کیے ہیں پچھلے دنوں، جس پہ انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اسی طرح کے شکوک اس وقت بھی ان پہ پیدا کیے جا رہے تھے، آپس میں لڑ رہے ہیں، مطلب لڑنا اس وقت کسی آپ ایک بڑا محاذ بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، اس پہ فوکس رکھیں، آپس میں اندر ہی مہا بھارت لڑی جا رہی PTI کے اندر، کیونکہ وکیل بہت سارے آگے، ایک صاحب کا میں پڑھ رہا تھا PTI کے، وہ کہہ رہے جناب کہ جب سے یہ وکیل آئے ہیں اور ان کی خان صاحب سے ملاقاتیں شروع ہوئی، یہ PTI کے بڑے اہم بندے تھے، اس کے بعد ڈفرینسز آنا شروع ہو گئے، کوئی پولیٹیکل آدمی تو ملتا نہیں ہے خان صاحب سے، یا ان کو ملنے نہیں دیا جاتی ہے، بات ان کی بات میں وزن ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشین ملیں گے تو کوئی پولیٹیکل بات ہوگی، یہ تو سارے نئے لوگ ہیں جن کو کچھ 6 مہینے ہوئے، کسی کو جی پورا 1 سال بھی کسی کو نہیں ہے، مزے کی بات ہے 1 سال بھی نہیں ہوا جو اس وقت آپ کے MNAs ہیں، سینیٹرز ہیں، اور بڑی بڑی سیٹیں لے گئے وکیل صاحبان، 1 سال بھی نہیں پارٹی کو ہوا، تو ان کی کیا افیلیشن ہو سکتی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ ہاں جو 20 سال 25 سال 23 سال سے مارے کھائیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا اپنی ایک ڈیڈیکیشن کنوکشن ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ٹکٹ دیا گیا تھا ڈھانڈلا صاحب کو، یہ تو خان صاحب کی ان کی ہدایت پہ دیا گیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا خان صاحب کی کہ پارٹی کی مقامی قیادت جو ہے ان کے کہنے پہ دیا گیا تھا۔ اب ہم نے فیصلہ کہ عمر ایوب صاحب اور میں نے کہ جو مطلب سامنے احتجاج ہے ہم وہ ٹکٹ کینسل کر رہے ہیں۔ اب بتائیں سر، آپ تو کہتے ہیں خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آگے سے لوگ غلط کہتے ہیں، فلاں جو ہیں وکیل صاحب نے مس گائیڈ کیا، فلاں لڑانا چاہ رہا ہے، فلاں فلاں ایجنسی پہ کام کر رہا ہے، ایسی مزہ اس ملک میں اتنا شکوک ہو گیا ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے پہ شک کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 3-4 باتیں بھی بیٹھے بیٹھے بتا دی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں جناب کہ اور کل کیا ایشو بنتے ہیں روزانہ اتنے، ابھی یہ میں سامنے لکھ کے بیٹھا تھا، میرے کوئی 5-6 ایشو تھے، میں نے صرف 3 پہ بات کی، 3 ایشو چھوڑ دیے کہ یہ کہانی لمبی ہوگی، اور میرے کیمرہ مین صاحب فرما رہے ہیں کہ بس کریں، آپ نے دانشوری کافی کر لی، بند کریں، ویڈیو آپ کی بڑی ہو گئی ہے، بڑی مہربانی جناب۔